जय हिंद बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय वाला 38 में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। जितना तक हमने वीडियो आपके लिए बनाया है वो सब आप लोग देखे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको हम अगले वीडियो जो पढ़ाने वाले हैं वो आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्रोफाइल में जाइए और वीडियो को देखिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भिन्न और भिन्नों पर आधारित 4 आधारभूत संख्याओं के बारे में। पार्ट जो तीसरा है, टोटल 19 एक पार्ट में हम 19 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो हमने 38 क्वेश्चन करा दिया था। अब आज इस वीडियो में हम लोग कराएंगे 39 से 57 तक क्वेश्चन कराएंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपको कहेंगे कि आप कभी भी हार मत मानिए। अगर आप हार मान लेंगे तो आप वहीं पर हार जाएंगे जहां पर आपने हार मान लिया है। आप हमेशा जीतने की कोशिश करिए। इसलिए मैं कहूँगा आपको कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी क्रम हैं जो अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। अब हम सबको पता है कि अवरोही जो क्रम होता है उसका मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। यानी घटेगा कब? जब आपके पास सबसे बड़ी संख्या होगी तभी उस संख्या में से हम घटाएंगे, या घटते क्रम में। तो इतना तो समझ में हमको आ गया कि अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। यानी सबसे पहले हमको बड़ा चाहिए, यानी सबसे पहले हमको ऐसा चाहिए बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, ऐसे ऐसे हमको चलना है ना। इस प्रकार हमारा ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भिन्न है, अगर संख्या तो हम बता पाएंगे कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। लेकिन अगर हमको भिन्नों में देखना है तो हमको नियम पता होना चाहिए कि कैसे जानेंगे कौन सी भिन्न बड़ी। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी भिन्न के अंश या हर बराबर हो तो आसान हो जाता है। तो देखिए, सब में जितने भी भिन्न हैं सब भिन्न के अंश बराबर हैं। अब सब में एक ही 13/25 यहाँ पर है, 13/25 यहाँ पर है, 13/19 यहाँ, मतलब एक ही हमको पकड़ना है। चलिए हम ऑप्शन 1 को ले लेते हैं। देखेंगे कि अंश जो है वो अंश बराबर है। अब हर देखेंगे तो अगर किसी भी भिन्न का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा ना वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, फिर समझिए, अगर किसी भिन्न का अंश बराबर है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी लिखा 13/25, 13/27, 13/15, 13/19। हमको देखना है कि कौन सा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अब अवरोही मतलब होता है, आपको हमने बता दिया विस्तार से। तो देखेंगे इसके नियम होते हैं। हम किसी एक ऑप्शन को पकड़ लेंगे क्योंकि ऑप्शन जो भिन्न है सब में एक है, बस क्रम को इसके आगे पीछे कर दिया गया है और हमको वही कहा गया है। तो बताइए ऐसा कौन सा क्रम है जो अवरोही क्रम को फॉलो करता है, अनुसरण करता है। तो नियम जो होता है कि अगर किसी भिन्न का अंश, सुनिए, अगर किसी भिन्न का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। देखेंगे सबसे छोटा जो अंश है, हर है, वो 13/15 का है, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी 13/15। अब देखेंगे ये किस किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन केवल बी में ही पहले है 13/15 और वही ही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि सर आपने ही कहा था कि अगर एक ही मिले तो दे दो। देखो इसमें 15 है ही नहीं, होगा नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। ये समय बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अगर आप पूरा देखेंगे तो ऐसे देखिए, हमने कहा था कि अगर भिन्न का अंश बराबर हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो देखिए अंश तो बराबर है, बात सही है। सबसे छोटा 15 है तो सबसे बड़ा हो गया, फिर से छोटा। ये एकदम परिपूर्ण रूप से अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि ये जो संख्या लिखी हुई ए बी सी डी, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हम देखेंगे
तो देखेंगे सबसे बड़ा भिन्न क्या है, ये लिखा है 61/256, 31/128, 17/64 और 9/32। सबसे कहीं इसका हर बराबर होता तो बहुत अच्छा होता, जल्दी ले लेता। हर बराबर नहीं तो हम शून्य मान लेंगे और भाग करेंगे तो भी कठिन हो जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ा 256 है। अब देखेंगे अंश में गुणा कर देंगे, 128 दूना, इसमें भी 2 कर देंगे, ये 64 चौका कर देंगे, इसमें भी 4 कर देंगे। अब सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नियम होता है कि अगर किसी भी भिन्न में अगर अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करोगे तो भिन्न का मान चेंज नहीं होगा। देखेंगे 31 दूना 62, 128 दूना 256, 7 चौका 68, 64 चौका 256, 9 अट्ठे 72 और 32 अट्ठे 256। देखिए 256 हर में, 256 हर में, 256 हर में, 256 हर में, ये सबका हर जो है वो समान हो गया। अब छोटी भिन्न ज्ञात करना है तो नियम होता है कि अगर किसी भी भिन्नों का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे छोटा जो अंश है वो है 61/256 का, यानी सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो होगी हमारी ऑप्शन ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। कह रहा है कि जो संख्याएं लिखी हुई हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। अब अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है घटते क्रम, यानी पहले बड़ा, यानी इस प्रकार होना चाहिए, पहले बड़ा हो फिर उससे छोटा, 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 और इसे ग्राफ ऊपर से नीचे आना चाहिए। मतलब कहने का है कि अवरोही जब भी होगा तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखते हैं कि कैसे हम जान पाएंगे कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है। तो बहुत बार बता चुके हैं कि अगर भिन्नों का अंश समान हो, अगर भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा ना वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे छोटा कौन है सर, सबसे छोटा तो 17/13 है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। और 17/13 जिसमें सबसे पहले होगा वही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए में तो है नहीं, सी में तो है नहीं, डी में तो नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी में सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा उससे बड़ा, ऐसे। यानी ऑप्शन बी जो है एकदम पूरा नियम फॉलो कर रहा है, तो उत्तर होगा ऑप्शन आपका बी। आइए देख क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि भिन्नात्मक संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने की सही व्यवस्था है। मतलब आपको उसने दे रखा है 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17। अब सवाल कह रहा है कि बताइए कि अगर इसको बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो कैसे आप लिखेंगे। तो नियम सुनिए, अगर किसी भिन्न के हर समान हो, अगर किसी भिन्नों के हर समान हो, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा और सबसे बड़े भिन्न हो जाएगी। तो देखेंगे कि हर सबका समान है और सबसे छोटा जो है वो 5/17 है। हमको लिखना है बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा है 8/17, फिर उससे छोटा है 9/17, फिर उससे छोटा 10/17। यानी जो उत्तर होगा वो हमारा ये जिस ऑप्शन में ये है वही आपका उत्तर होगा। अब सर आपको कैसे पता चला कि सबसे छोटा यही है, फिर एक बार सुन लीजिए। अगर हर किन्हीं भी 2-3 संख्याओं में भिन्नों का हर अगर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा और सबसे छोटी भिन्न होगी, तो 5 सबसे छोटा तो सबसे छोटी ये हो गया, उससे छोटा 8 ये हो गया, उससे छोटा 9 ये हो गया, उससे छोटा 10 ये हो गया। आइए देखते हैं 43 कह रहा है कि 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। कह रहा है कि सबसे छोटा भिन्न बताइए कि कौन सी है ना। तो देखेंगे 1/2 लिखा है यानी आधा हो गया, ठीक है। 3/4 लिखा है, 5/6 लिखा है, 10/11 लिखा है। अब सवाल कहता है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए कौन सी है। तो हमने इसका नियम बताया था कि जब ना अंश समान हो ना हर समान हो
और ना अंतर समान। देखो 1 1 2 3 1 4 5 1 6 10 11, देखो अंतर समान है। तो 3 नियम में बताया था कि अगर किसी भिन्न के अंश समान है तो नियम बताया था आपको, भी जान जाएंगे। अगर किसी भिन्न का हर समान है तो भी वो नियम जान जाएंगे। लेकिन अगर अंश और हर में अगर अंतर समान है, जैसे 1 और 1 2 3 1 4, देखिए 1 और 1 2 3 1 4 5 1 6 10 1 11, सब में अंतर समान है। हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी सबसे छोटा अंश है 1/2, यानी जो उत्तर होगा 1/2, सबसे छोटा भिन्न 1/2 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 45 कह रहा है 8/13, 5/13, 11/13, 7/13 को आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही क्रम वही कह रहा फिर से एक बार कि आरोही क्रम लिखिए। अब आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया है। वो पिछले सवाल में अंश समान था, इस सवाल में हर समान है। तो जब किसी भिन्न के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न केवल हर समान होने पर। देखेंगे कि हर समान छोटा 5/13 होगा, फिर 7/13 होगा, फिर 8/13 होगा, फिर 11/13 होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि जब हर समान हो तो सबसे छोटा अंश वाली सबसे छोटी हो जाएगी, और जब अंश समान होगा तो सबसे बड़े अंश वाली सबसे छोटी हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। हमको लिखना है इसको अवरोही क्रम में। किस में लिखना है? अवरोही क्रम में। अब अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। और घटते क्रम में हम सबको सबसे पहले लिखना पड़ता है सबसे बड़ी संख्या। तो अब हम देखेंगे कि इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर 1 है। और कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कैसे हम जान पाएँ कि छोटी संख्या कौन सबसे छोटा भिन्न है और कौन सबसे बड़ा भिन्न है, क्योंकि हर भी नहीं समान है और अंश भी नहीं समान है। ना तो अंश समान है, ना तो हर समान है, और ना ही इनके बीच का अंतर समान है। तीनों जो हमने नियम बताया था उस तीनों का विरोध करते हुए ये सवाल आ रहा है। तो चौथा नियम सुनिए हमारे लिए कि अगर ऐसा आ जाए तो अपने मन से सभी के अंशों में हम शून्य बढ़ा लेंगे। बोलिए इतना तो कर ही सकते हैं, बोलिए इतना हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 × 18, हमको पूर्ण संख्या तक ही काटना है। फिर 7 चौके 28, फिर 8 7 56 ज़्यादा हो गया, तो 8 6 48 और 5 8 40, ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 6 आए हैं, है ना। तो सर हम कौन 6 मेन लेंगे, तो उसको जो 2 आ जाए सेम तो उसका दशमलव भी मायने रखता है। तो 3 6 18 यहाँ आ गया, 2 शेष बच गया, दशमलव हटाएंगे हो जाएगा 20, और 3 6 18 ये होगा, ठीक है। यानी 6 6 लगातार ये आएगा। ये 8 6 48, 2 रह गया 20, तो फिर 8 दूनी 16। बोलिए कुछ कठिन है। अब जिस भिन्न का अंश जिस भिन्न का भाग करने पर सबसे बड़ा भागफल आया होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका छोटा सबसे छोटे भिन्न हो जाएगी। हमको कह रहा है कि अवरोही में लिखिए। सबसे बड़ा लग रहा है 4/5, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में बड़ा लग रहा है 6/6, यानी 2/3। फिर हमारा हो जाएगा 5/8, फिर हमारा हो जाएगा 3/7। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है 3/4, 5/16, 7/8, 11/16 को अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या हो, सॉरी घटते क्रम। अब सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, तो यहाँ पर ना तो अंश समान है ना हर समान है,
अभी जस्ट इसके पीछे जो हमें क्वेश्चन बताया था सेम ऐसे था, लेकिन फिर बताते हैं। नियम क्या होता है कि अपने मन से सबके ऊपर शून्य बढ़ा लो, ये सबसे अच्छा है। ये काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 16 तियाँ 32, 16 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 और 8 सत्ते 56, 8 28 64, ये हो गया 8 28 64 हो गया। 16 छक्का 96। अब देखेंगे कि जिस भिन्न का भागफल सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हमको अवरोही में लिखना सबसे बड़ा है 7/8, ये हो जाएगा। उसके बाद है 3/4, उसके बाद है 11/16, फिर उसके बाद है 5/16। बताइए इतना समझ में तो आया? इतना समझ में आया ना? कितना आसान तरीके से ये हमारा लग जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। बहुत ही सवाल है। देखिए इस सवाल को हम पढ़ेंगे, फिर से एक बात समझाएंगे आपको। सवाल ने कह दिया है कि 3/5 किलोग्राम अगर आप सोना लोगे तो आपको 240 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1/2 किलोग्राम लेते हैं तो बताइए कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। बहुत ईजी है। हमने कहा था कि जब भिन्न के सवाल आए तो जो हर हो उसको कुल भाग मान लो। क्या मान लो? कुल भाग मान लो कि वो जो सोना हो या चांदी हो कुल भाग उसका इतना ही है। तो लिखा कि 5 भाग कुल है, 5 भाग में अगर 3 भाग का मान, अगर 3 भाग का मान 240 रुपया है तो बताओ 1 भाग का मान कितना हो जाएगा। तो सर 1 भाग का मान हो जाएगा 240/3, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, यानी 1 भाग का मान हो गया बराबर 80। बताइए इतना समय फिर समझिए। कह रहा कि 3/5 भाग का मान 240 है, यानी हमको पता हो गया कुल 5 भाग हैं, 5 भाग में 3 भाग का मान 240 है। वही हमने लिख लिया कि 3 भाग का मान 240 है। अगर 3 भाग का मान 240 तो 1 भाग का मान 240/3 से भाग कर दिया, आ गया 1 भाग का मान 80। तो बताओ कुल भाग कितना हो जाए। कुल भाग का मान हो जाएगा, 5 भाग है ही, 1 भाग का 80, तो 8 पंचे 40, यानी कुल चांदी का जो दाम है वो है 400। अब 1/2 किलोग्राम का पूछ रहा है आधा, यानी 400 का 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उत्तर हो जाएगा हमारा 200। बताइए बहुत ही आसान तरीके से लग गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन 49 कह रहा, देखेंगे एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए एक बार हम इसको अपने बेस के हिसाब से समझते हैं। लिखा हुआ है कि कोई छड़ी है, मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारी छड़ी है, ये हमारी छड़ी है। इस छड़ी का मान लीजिए 2/15 भाग हमारा कीचड़ में है। कितना है ये ध्यान देंगे कि 2/15 भाग हमारा कहाँ है, कीचड़ में है। फिर 1/5 भाग कहाँ है सर, पानी में है। और सवाल कह रहा कि और जो शेष जो बचा हुआ है वो 2 मीटर है और वो 2 मीटर ऊपर है। मतलब समझिए कि वो जो छड़ी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लंबी है और छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है और शेष 2 मीटर ऊपर है। तो बताओ टोटल छड़ी की लंबाई कितनी है। तो भाई जाहिर सी बात है टोटल छड़ी की लंबाई कुल होगी जो कुल एक ही भाग तो होगा ना। फिर कोई भी चीज़ एक ही भाग होता है। अब इसके कई भाग कर दो तो आपकी समस्या है। तो हम देखेंगे कि हम निकालेंगे कि कुल छड़ी का भाग, तो कुल भाग बराबर 1 भाग है छड़ी का। कितना भाग है, 1 भाग है। इस छड़ी का कुल भाग कितना है, 1 ही भाग जो छड़ी है ना। छड़ी तो ना टूटा गया है, छड़ी को तोड़ा ही गया है, इसके मतलब अंश को कुछ अंदर कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि अगर कुल भाग 1 है तो अगर 1 भाग में से हम इस पानी और कीचड़ को जोड़कर निकाल लेंगे
तो बताओ जो ऊपर बचा है वही तो बचेगा ना। फिर समझिए कि ये 3 भाग हैं, अगर कीचड़ के भाग को और पानी के भाग को हम जोड़ लें और पूरे में से हम इन दोनों को घटा लें तो कौन भाग बचेगा? जाहिर सी बात है ऊपर वाला भाग बचेगा। तो देखिए एक इक्वल भाग में से अगर हम 1/5 भाग प्लस 2/15 भाग को हम जोड़ कर घटा लेते हैं तो जो बचेगा ऊपर का भाग बचेगा, यानी हो जाएगा ये 1 माइनस ये दोनों का लासा हो जाएगा 15। कैसे सर? 5 से 15 कट जाएगा, 5 3 15 3 बार गया, 3 करने में 3 हो गया, प्लस 15 करने 15 1 आ गया और 1 दूनी 2 हो गया, यानी हो गया 1 माइनस 3 और 2 5, 5/15। अब ये हम घटा लेंगे, 15 करने में 15, 15 में से 5 गया 10, 10/15, यानी जो हमारा ऊपर का भाग है वो 10/15 भाग है। अब सवाल ने पूछा है कि बताओ कुल छड़ी कितनी लंबी है, तो सवाल ने खुद कह दिया कि जो ऊपर का जो भाग है यानी 10/15 भाग है उसका मान टोटल 2 मीटर है। तो अगर 10/15 भाग का मान 2 मीटर है तो बताइए पूरे एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 2 मीटर तो है ही, ये है गुणे में ये हो जाएगा भाग में, और ये 15 ठहरा भाग में ये हो जाएगा गुणे में, यानी हो जाएगा 2 एकेम 2, 2 पंचे 10, 5 एकेम 5 और 5 तियाएँ 15, यानी जो कुल भाग होगा उस छड़ी का वो 3 मीटर होगा। बताइए बहुत ही इजी सवाल था, बस आपको समझने में थोड़ा लॉन्ग टाइम लग गया। समझाने में तो सवाल अगर हम केवल लगाएं तो जल्दी लग जाएगा, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ना समझ पाए हैं तो वीडियो को पीछे लीजिएगा और फिर एक बार देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा? मतलब सवाल ने कह दिया है कि कोई संख्या है, उस संख्या का 1/3 भाग 800 है तो 2/5 भाग बताओ क्या होगा। तो कितना आसान है कि अगर 1/3 भाग 800 है तो 2/5 भाग बताओ। हमने कहा था कि कुल भाग कितना सर है? 3 ही भाग है। 3 भाग में एक भाग का मान कितना सर है? 800। अगर एक भाग का मान 800 तो तीनों भाग का मान कितना सर? 2400। कैसे सर इतना आसान से? देखिए अगर एक भाग का मान 800 है तो तीनों भाग का मान हो जाएगा 8 त्रिक 24। ये समझ लो अगर एक जूते का दाम 800 है तो तीनों जूतों का दाम कितना हो जाएगा सर? 2400। कितना बिना कुछ किए हुए, बिना कोई लिखे हुए हम अब सवाल को हल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हमने 2-3 सवाल आपको करा रखा है। तो सवाल कह रहा था कि एक संख्या है, उस संख्या का 1/3 भाग अगर 800 है तो बताइए उसी संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। हमने संख्या का पूरा संख्या निकाल लिया कि अगर कुल संख्या का 3 भाग टोटल रहा ही होगा, उसमें से अगर एक भाग का मान 800 है तो तीनों भाग का मान सर 3 8 2400 होगा। अब इसी 2400 का हमको 2/5 भाग पूछ रहा है, तो 5 एके 5 और 5 चौके 20 और 5 8 40, यानी 48 दूना 96, यानी उस संख्या का 2/5 भाग 960 होगा। कितना आसान सवाल लग गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो तो बाल्टी की क्षमता क्या होगी? अब बाल्टी की क्षमता पूछा जा रहा है ना। आइए देखते हैं पहले बाल्टी की तरफ, है ना। मान लें कि ये हमने एक बाल्टी रखा है, बना रखा है, ज़रा बेटर तो नहीं है फिलहाल, है ना, क्योंकि कलाकार नहीं है, मैथ के टीचर हैं। मान हमने इस बाल्टी में 5, पहले एक चित्र समझिए, बहुत आसानी से लग जाएगा सवाल को, है ना। पहले चित्र के हिसाब से हम सवाल को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कि इस बाल्टी में कुल 5 भाग हैं, कैसे हम जानेंगे? सवाल ने कह दिया है कि वो बाल्टी 3/5 भाग भरा हुआ है, यानी उस बाल्टी में कुल कितने भाग हैं सर? जाहिर सी बात है, आपने कहा था हर में देख लीजिए और बता दीजिए कि बाल्टी में कुल कितने भाग है। तो सर बाल्टी में कुल 5 भाग निकाल दिया, 1 2 3 4 5। अगर बाल्टी में 5 भाग हैं और सवाल कह रहा है कि 3 भाग भरा हुआ है, यानी ये भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3 जब भरा हुआ है तो खाली कौन सा भाग है?
सर भाग 5 और भाग 4 खाली हुआ है। अब सवाल कह रहा है कि पूरा भरने के लिए 180 लीटर और चाहिए, यानी इस बाल्टी को पूरा भर देने के लिए हमको 180 लीटर दूध और चाहिए। तो बताओ कि इस बाल्टी में कुल कितना दूध आएगा, क्षमता कितना है। आसान है, जब दो भाग हमारे पास खाली है, इन दो भाग जब खाली है और दो भाग का मान हमको कह रहा है कि दो भाग भरने के लिए 180 लीटर चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? सर दो भाग को भरने के लिए 180 लीटर चाहिए, तो सर एक भाग अगर हमको भरना है तो कितना चाहिए, तो 2 एकम 2 और 2 नवा 18 यानी 90 लीटर। यानी अगर एक भाग में 90 लीटर आता है तो पांचों भाग में 9 पचे 45 लीटर सर आएगा, जाहिर सी बात है। तो यानी बाल्टी की क्षमता हो जाएगी 5 गुणे 90, 5 नवा 45, 450। ये कैसे हुआ, क्योंकि एक भाग में अगर 90 लीटर दूध आता है तो पांचों भाग में 450 लीटर दूध आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 हो और एक संख्या 3 सही 3/8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से। कह रहा है कि दो संख्या है, जब हम दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो 19 सही 1/2 मिलता है, और अगर एक संख्या 3 सही 3/8 हो तो बताओ दूसरी संख्या हमारी क्या होगी। तो दूसरी संख्या को चाहे आप मान लीजिए यक्स, या दूसरी संख्या को ऐसे ही रहने दीजिए कि दूसरी संख्या हमारी दूसरी संख्या ही लिखी रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि ये गुणे में है, अगर ये बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी ये हमारी हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर 19 दूना 38 और 1 39, 39/2। ये भाग हो जाएगा 8 3 24, 24 3 27, 27/8। सर ये कैसे आप करती हैं? देखो हमने इसको सही कर लिया है, 8 3 24, 24 3 27/8 और 19 दूना 38, 39/2, कोई दिक्कत नहीं। अब नियम होता है कि भाग अगर हो तो उसको गुणा कर दो और अंश को हर कर दो और हर को अंश कर दो, है ना। अब काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 28 और ये 9 त्रिक 27, ये 9 त्रिक 27 और ये 13 तिया 39, यानी हो जाएगा 13 चौके 52, ये हो जाएगा 9। अब कटेगा नहीं तो 9 पचे 45 और 9 छक 54 ज़्यादा हो जाएगा, 9 पचे 45, 45 और 7 52, यानी 5 सही 7/9। जो दूसरी संख्या होगी वो 5 सही 7/9 होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी राशि का 1/3 12 है, मतलब कोई राशि है अगर उसका 1/3 12 है तो उस राशि का 1/4 होगा। बहुत ही इजी सवाल है, देखेंगे लिखा हुआ है कि अगर कोई राशि है, राशि मतलब कोई कुछ भी संख्या, रुपया, धन, कुछ भी कर लीजिए। हमने यहाँ पर अपना बेस बना लिया है। कह रहे कि किसी राशि का 1/3 12 लिख दिया कि वो जो राशि है उस राशि का अगर 1/3 निकालोगे ना तो 12 आएगा। इतना तो बात समझ में आ गया। और अगर तो बताओ कि अगर 1/3 12 है तो सर बताओ 1/4 कितना होगा, बता दीजिए। बहुत ही सवाल है सर, आप तो बहुत अच्छे से बताते हैं कि अगर भिन्न वाले सवाल आएँ और 1/3 1/4 कुछ भी कहे तो जो हर हो वो मान लो कि कुल वो भाग उस संख्या का, उस राशि का कुल भाग 3 ही है, वो भाग मान लो। तो हर में 3 है, यानी हम समझ गए कि 3 में एक भाग का मान 12 है। अगर एक भाग का मान 12 है तो सर तीनों भाग का मान हो जाएगा 12 3 36, यानी सर कुल वो जो राशि है वो 36 है। अब इसी राशि का कह रहा है कि 1/4 बताओ। सर 4 एकम 4, 4 नवा 36, यानी सर उत्तर हो जाएगा हमारा 9। कोई यक्ष नहीं मानना है, कोई संख्या नहीं मानना है, कोई लिखना पिखना नहीं है, बस आप लॉजिक जानिए और लॉजिक करिए। उत्तर आपका आकर रखा हुआ है 9। एक बार फिर समझिए, कह रहा था सवाल कि किसी संख्या का 1/3 भाग 12 है
तो 1/4 भाग कितना होगा। हमने कह दिया कि जो हर होता है भिन्न का वो कुल भाग होता है। तो अगर कुल भाग उस संख्या का 3 है तो उस संख्या के 3 भाग में एक भाग का मान अगर 12 है तो तीनों भाग का मान 36, यानी वो संख्या 36 आ गई। अब सवाल कह रहा था उसी संख्या का 1/4 बताओ। तो 36 का 1/4 हो जाएगा 4 × 4, 4 × 9 36, यानी उत्तर हो गया हमारा 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कि दो भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग निम्न रूप में ज्ञात किया जा सकता है। कह रहा है कि 2/5 तथा 3/4 आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। कह रहे हैं कि इस ऑप्शन में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे योग पूछ रहा हमसे ना, तो पहले तो हम 2/5 और ये तथा के प्लस कर देंगे 3/4। कह रहे कि इनका योग हम निम्न रूप में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे ये दोनों भाज्य और अभाज्य है एक, यानी इसको लासा निकालेंगे 20 आएगा। 20 ना लिखकर हम 5 × 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। फिर ये 2 का गुणा 4 से कर देंगे, बोलो इतना समझ में आ गया। प्लस 3 का गुणा 5 से कर देंगे, बात तब भी एक है और हमारा उत्तर ऐसे हम भी आ सकता है, ये हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कह रहा है एक पेटी में, आप लोग पेटी देखे होंगे, एक पेटी में 400 आम हैं। 3/25 आम खराब हो जाते हैं। शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया। शेष बचे आमों की संख्या बताइए। बहुत इजी सवाल है। ये कह रहा है कि जो आम है ना, उस मान लो कि हमारी ये पेटी है, इस पेटी में टोटल 400 आम हैं। जब टोटल 400 आम हैं और सवाल खुद कह दिया है कि 400 आम का 3/25 आम खराब हो गए, मतलब सड़ गए, तो भैया 400 आम का मतलब गुणा 3/25 आम खराब हो गए तो हम निकाल लेंगे 25 × 25 और 25 चौका 100, 8 200, तो 16 400, यानी 25 16 400 और 16 3, यानी आम खराब हो गए 48। यानी 400 में अगर 48 आम खराब हो गए तो कितने बचे सर, देख लेते हैं। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 3, यानी 352 आम बचे हैं। अब 352 आमों को 11/16 भाग बेच दिया गया। कितना बेचा देख ही लेते हैं। तो 16 × 16, 16 दूना 32 के 2 हासिल है 3, 16 दूना 32, यानी कट जाएगा ये, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 और 2 24, यानी 242 आम बेच दिया गया। तो 242 आम घटा देंगे। 2 में से 2 गया 0, 5 में 4 गया 1, 3 से 2 गया 1, यानी जो आमों की जो संख्या बची हुई है वो 110 आम अभी भी बचे हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा सवाल कहे ऐसे सवालों में आप ध्यान रखिए कि जिस प्रकार सवाल कहे उसी प्रकार आपको करना है। अगर थोड़ा सा भी आप डिस्टर्बेंस करेंगे तो आपका सवाल नहीं लगेगा। सवाल ने कहा है किसी संख्या का 5वां भाग, तो जब किसी संख्या का 5वां भाग कहा है उसने, तो मान लो कि वह संख्या यक्स, तो माना वो जो संख्या है वो संख्या यक्स है। बस इतना केवल ध्यान दो बस। अब जो कहे वही कर दो। किताब से हम पढ़ देख कर कहते हैं, आप बताते हैं क्या क्या कह रहा है कि किसी संख्या का, तो अब जब हमने संख्या यक्स माने तो यक्स ना, तो मानेंगे कि किसी संख्या एक्स का 5वां भाग, बोले तो 1/5वां भाग, एक्स का 5वां भाग उसके 9वें भाग से, उसी के एक्स के 9वें भाग से 12 अधिक है। कौन 12 अधिक है, ये, तो 12 अधिक मतलब जोड़ देंगे। अब कह रहा संख्या कौन सी है, बन गया हमारा समीकरण बन गया। सवाल कह रहा था कि कोई संख्या का 1/5वां भाग
अपने ही का 1/9 भाग से 12 अधिक है। लिख लिया कि माना संख्या यक्ष। अब यक्ष का 5वां भाग यानी 1/5वां भाग 12 अधिक है किससे? अपने ही का 1/9 भाग से। अब का मतलब गुणा होता तो x इकन्ने में यक्ष बटा 5 हो गया, ये बराबर है बराबर x इकन्ने में यक्ष बटा 9 हो गया और प्लस 12। अब हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या बताओ। हमने वह संख्या x माना है, अगर हम किसी प्रकार से x का मान निकाल लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखेंगे कि यक्ष बटा 5 यहाँ पर है, ये बराबर के इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस यक्ष बटा 9। बताइए x बटा 5 पहले से था, ये बराबर था, बराबर ये हमने लगा दिया और बराबर के जब ये इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे बचा 12, लासा लेंगे हो जाएगा 45, क्योंकि एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या है, ये हो जाएगा 9 एके 9x माइनस 5 इकन्ने 5x बराबर 12, ये 9 में से 5 गया हो गया 4x बराबर 12, ये 45 भाग में है, जाएगा तो हो जाएगा गोले में। बताइए इतना तो समझ में आ ही गया। और ये 4 एके 4, 4 तिया 12, x बराबर हो गया 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, 1 हासिल 13, यानी वो जो संख्या है वो संख्या हमारी 135 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। लिखा हुआ है मोहन लाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें गलतियाँ कहाँ होती है अभी देखेंगे आप लोग। सवाल कह दिया कि मोहन लाल एक आदमी है, यानी हम इसको मोहन लाल के यहाँ को यहाँ साइड में रखते हैं कि ये हमारे जो हैं ये हमारे मोहन लाल हैं। बताइए इतना तो नाम लिख ही सकते हैं हम लोग, तो इनका चेहरा बना देते हैं मोहन लाल जी को। इतना पूंजी का दान दे रखे, भाई शरीफ इंसान लग रहा है बेचारा मोहन लाल। अब ये मोहन लाल के पास जो पूंजी है, पूंजी मतलब रुपया संपत्ति धन दौलत है ना, ठीक है। अब मान लेते कि ये जो मोहन लाल के पास जो पूंजी है ना वो टोटल एक है, कितनी है? एक भाग है, मतलब एक भाग है ना, कोई भी चीज़ को पास होगा तो एक ही भाग तो होगा ना, तो उस पूंजी का एक भाग है। अब वो उस पूंजी के एक भाग में क्या कर रहा है कि 1/4 भाग अपने लड़के को दे देता है, उसी में से 1/3 भाग अपनी पत्नी, किसका? एक का ही, मतलब उसके जो भी पूंजी उसका होगा एक ही भाग तो होगा ना, तो 1/4 भाग लड़के को दे देता है, 1/3 भाग पत्नी को दे देता है, 1/8 भाग पुत्री को दे देता है। तो बताओ कि अब उसके पास पूंजी का कौन सा भाग बचा हुआ है? कुछ समझ में आ रहा? आसान। देखिए अब हम एक उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं कि मोहन लाल के पास टोटल 100 रुपये हैं ही, ये उदाहरण मेरा है, ये उदाहरण है। मोहन लाल के पास टोटल 100 रुपया है, वो अगर 20 रुपया अपने लड़के को दे देता है, 10 रुपया पत्नी को देता है और 5 रुपया अपनी पुत्री को देता है, तो बताओ उसके पास कितने रुपये बचे? सर आसान है, तीनों को जोड़ देंगे और 3 जोड़ने के बाद इसमें से निकाल लेंगे, 20 10 30 और 5 25, सर 75 रुपया अभी उसके पास बचा हुआ है। क्या करेगा बेचारा, वो उसकी समस्या है। यानी क्या समझे कि अगर उसके पास पूंजी का कुल एक ही भाग होगा तो एक भाग में 4 भाग लड़के को दिया, 3 भाग पत्नी को दिया, 8 भाग पुत्री को दे दिया। हम भी वही करेंगे कि इन तीनों को हम जोड़ लेंगे और उसके बाद में इसमें से घटा देंगे, उत्तर मेरा आ जाएगा। बताओ इतना समझ गए? चलिए ऐसा ही करते हैं। करते क्या है कि ये जो लड़के को उसने दिया है 1/4 भाग, इसको जो पत्नी को दिया है 1/3 भाग इसको, और जो पुत्री को दिया है 1/8 भाग इनको, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो लासा हो जाएगा, ये 24 लासा हो जाएगा। और 4 छक 24, 6 एक्के 6 प्लस 3 अठे 24, 8 एक्के 8 प्लस 8 3 24, 3 एक्के 3, यानी ये हो जाएगा 8 14, 14 3 17, 17/24, यानी उसने अपनी पूंजी का 17/24 भाग अपने लड़के पत्नी और पुत्री को मिलाकर दिया है।
लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा कितना भाग दिया है, वो पूछा है कि कितना भाग मोहनलाल के पास शेष बचा हुआ है। तो मोहनलाल के पास जो रुपया है टोटल एक ही भाग है, एक भाग में उसने 17/24 भाग दिया इसको। तो 24 एक के 24 और 24 में 17 गया तो हो जाएगा 7/24 यानी 7/24 भाग अभी मोहनलाल के पास बचा हो। यही आपका उत्तर होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारा लैंग्वेज आपको समझ में आता होगा और आप लोग को कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होता होगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जो कि है नवोदय भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं का पार्ट 2 यानी विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये नए बुक का है, अभ्यास प्रश्नावली और प्रयास कीजिए मिलाकर था। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिए। जितने भी आपके पास फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, सबके पास ये वीडियो शेयर करिए और बताइए उनसे कि अब आपके लिए नवोदय का संपूर्ण कोर्स अरिहंत किताब से यूट्यूब पर ही आप पढ़ सकते हैं, घर बैठे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी रुपए के। अगर आपको कोई समस्या, कोई दुविधा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दीजिए या यहीं पर हम लिख देते हैं आपको। ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और मेरा ये कॉल कॉल नंबर है। आप बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी से बात कर सकते हैं। जो आपको समझ में आए वो आप करिए। ठीक है ना, बस आप आगे बढ़िए, मेरा यही सोच है। ठीक है, थैंक यू।